नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्यादा नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्यादा नॉवल का पार्ट 2। मैं अपने ऑफिस पहुंचा। रजनी रिसेप्शन पर बैठी अपने नाखूनों पर पॉलिश लगा रही थी। सर आ गए, वो हर्षित स्वर में बोली। स्टार्ट द वर्ल्ड। मैं रिसेप्शन पार करके आगे अपने कक्ष की तरफ बढ़ा। गुड आफ्टरनून सर, वो पीछे से बोली। गुड आफ्टरनून। काश मैं आपको मॉर्निंग विश कर पाती। सॉरी, आज लेट हो गया। वजह? कोई बहन जी मिल गई जो बोली न जाओ सैया छुड़ा के भैया। शट अप। यानी कोई और वजह थी? हाँ। क्या? गुड डेट ऑफ द डे करने के लिए रुकना पड़ गया था। क्या किया? एक तेरे जैसी कमबख्त को ब्लू लाइन बस के आगे धक्का दिया। उसमें इतना टाइम लग गया? बहुत मजबूत बनी हुई थी, कहीं बसें निकल गई तो जाकर काबू में आई। हा। हंसती क्यों है? एम्प्लॉयर जोक मारे तो हंस के तो दिखाना पड़ता है ना, भले वो कितना भी सड़ा हुआ हो। जोक? वो होंठ दबाकर हंसी। यानी कि एम्प्लॉयर? अब मैं अपनी जुबानी क्या कहूँ। भीतर आ। मैं बीच का दरवाज़ा खोलकर अपने कक्ष में पहुँचा और जाकर अपनी चेयर पर ढेर हुआ। मैंने डनहिल का पैकेट निकाला और फिर कुछ सोचकर उसे वापस अपनी जेब के हवाले कर दिया और बीच के बंद दरवाजे को देखता रहा। वो ना खुला। मैंने बेसब्रेपन से फ़ोन उठाकर बजर दबाया। इन्वेस्टिगेशंस, रजनी की आवाज़ आई। अरे मैं हूँ इंटरकॉम पर। मैं झलाया, बाहर से कॉल नहीं है। मालूम है, वो सहज भाव से बोली। तो क्यों बता रही है इन्वेस्टिगेशंस? ताकि आपको याद रहे कि ये आपका ऑफिस है जिसे आपने होली दिवाली पर विजिट करना होता है। होली दिवाली पर? भूले भटके इन बिटवीन भी कभी कभी, मसलन पहली तारीख को अपनी सेक्रेटरी की पगार भरने के लिए। कतरनी बहुत चलती है तेरी। धार देकर रखती हो ना। आई बड़ी धार वाली। पहली परसों ही है, पगार भर पाएंगे? मैंने सगर्व उसे 500 की नोटों की गड्डी की बाबत बताया। ओह, फंस गया कोई? हाँ, बधाई। मैंने कुछ कहा था, भूल गई? नहीं। क्या कहा था? भीतर आने को कहा था। तो आई क्यों नहीं? मैंने समझा था मजाक किया था। आज आपका मूड उस टाइप का है ना। लानत लानत। नाराज़ क्यों होते हो सर? कहिए, मजाक नहीं किया था। नहीं किया था मजाक। ओके, आती हूँ। मैंने फ़ोन वापस क्रैडल पर रखा। बीच का दरवाज़ा खुला। चौखट पर रजनी प्रकट हुई। वो सिंपल सलवार सूट पहने थी, सिंपल मेकअप लगाई थी, फिर भी गजब ढा रही थी। उसने अदा से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उतने से ही योर्स ट्रोली का दिल बाग बाग हो गया। अब वहीं खड़ी रहेगी टेलीग्राफ पोल की तरह? प्रत्यक्ष, मैंने झुंझला कर बोला। और क्या करूं? वो पलके फड़फड़ाती बोली। तुझे नहीं पता? लो, पता होता तो पूछती। इधर आके पप्पी जफ्फी कर। किसको? तुझे नहीं पता? और खबरदार, जो कहा कि पता होता तो पूछती। वो होंठ दबाकर हंसी। उस मेंढक को मैंने कुड़कर दिखाया जो पहले शहजादा था, और किसी हसीना की पप्पी जिसे फिर शहजादा बना सकती है। ओह, आई सी। वो करीब आई। उसने झुककर हौले से मेरे गाल पर एक तपता हुआ चुंबन अंकित किया और एक कदम पीछे हटकर मेरा मुआयना किया। फिर बोली, काम नहीं आई। मेंढक तो मेंढक ही रहा। लो वोल्टेज पप्पी कहाँ से काम आती? मैं बोला, मेंढक को शहजादा बनाना तो हाई इंटेंसिटी का काम होता है। उसने उस बात पर विचार किया। अच्छा, फिर बोली, शहजादा मेंढक ही ठीक है। मुझे उससे यही उम्मीद थी। समझदार औरत वही होती है जो मर्द की मुंडी थामे रहकर भी उसे अपने से 3 हाथ दूर रख सकती है, जो ढील देने के लिए खींचती है, खींचने के लिए ढील देती है, जो कमबख्त रजनी शर्मा के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, अब सामने कुर्सी पर मर। बड़े स्टाइल से मेरे सामने वो एक विजिटर चेयर्स पर बैठी। उसने बाईं कोहनी मेज पर टिकाई और हथेली पर थोड़ी टिकाकर अपलक मेरी तरफ देखा। कभी अकल से काम लेती हो? मैंने पूछा। अक्सर लेती हूँ। हाल में कब लिया था? अभी 1 मिनट पहले, जब आपकी पप्पी जफ्फी की पेशकश को नज़रअंदाज किया था। पप्पी को तो नहीं। आप खुद को मेंढक से कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर शुरू हो गई। वैसे भी वो क्लिनिकल पप्पी थी, जिसका वैसी पप्पी से कोई रिश्ता नहीं जिसके आप ख्वाब देखते हैं। बकवास बंद कर। यस सर। भेजे की खिड़की खोल। यस सर। कोई शख्स बड़ी जॉब करता हो
जिसके सदके वो कैश पेमेंट पर फ्लैट खरीद चुका हो, उसकी एक्सपेंसिव फर्निशिंग करा चुका हो, कार खरीद चुका हो, वो ऐसी नौकरी से किनारा क्यों करेगा? क्यों करेगा? वो भी बाप के बार का कारोबार देखने के लिए, ऐसा कारोबार देखने के लिए जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं, जिसकी बाबत वो खुद अपनी जुबानी कहता हो उस धंधे से उसका कोई लेना देना नहीं था। क्यों करेगा? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। ओह, मैं समझिए आप मुझे साउंडिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रजनी, बाज आजा। बाज तो मेरे ख्याल से जा दफा हो। आप भी तो तरीके से सारी बात बताने की जगह मुझे उसका एक सिर थमा रहे हैं। तू सारी बात सुनना चाहती है? आप सुनाना चाहेंगे तो क्यों नहीं सुनूंगी। ठीक है, सुन। मैंने लक्की खुराना के कत्ल की दास्तान बयान की, जो कि उसने पूरी संजीदगी से सुनी। ये कोई कत्ल हुआ? मैं खामोश हुआ तो वो बोली। क्या बोला? कोई रात के अंधेरे में फ्लैट पर पहुंचा, कॉल बेल बजाई, फ्लैट के मालिक ने दरवाज़ा खोला तो भीतर घुसकर उसे गोली मार दी। नो? यस। जैसे कोई यहाँ पहुंचे, मुझे रिसेप्शन पर गायब पाए और आगे यहाँ आपके ऑफिस में पहुंचे और आपको गोली मार दे। ठहर जा कमबख्त। कोई एक्शन नहीं, कोई विल नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई प्राइम सस्पेक्ट नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसे शुद्ध शाकाहारी कत्ल पर कौन सिर खपाए? कोई नकाब ओढ़े, हाथ में कोई खतरनाक किस्म की गन लिए हमारे ऑफिस में पहुंचे, सर से मेरी मौजूदगी में रिसेप्शन के सामने से गुजरे, आपके सामने पहुंचे, गन दिखाकर आपको ललकारे, आप अपने टिपिकल हिमाकती अंदाज से उसके गले वाले हाथ पर झपटे, वो ठा 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 आपको 3 बार शूट करे। पता नहीं तकरीबन कातिल 3 गोलियां ही क्यों चलाते हैं। यहाँ से निकल ले, रिसेप्शन के आगे से गुजरे तो मैं उसका नकाब नोच लूँ, वो मर्डर वेपन मेरे हाथ में जबरन थमाकर वहाँ से भाग जाए और पीछे मैं धुआं उगलती गन को हाथ में थामे हैरान होती रहूं कि कातिल ऐन आपका हमशक्ल क्यों कर था। फिर कोई बड़ा जासूस? आप नहीं, आप तो तब तक ऊपर अपने बनाने वाले के दरबार में हाथ बांधे खड़े अपने गुनाह बख्शवा रहे होंगे। आकर अपनी जासूसी के जौहर दिखाए और रिकॉर्ड टाइम में साबित करके दिखाए कि कातिल आपका मेले में बिछड़ा भाई अधीर था, जिसका आपने मेले में लॉलीपॉप छीन लिया था और जो तभी से आपसे बदला लेने का तमन्ना ही था। सो देयर। वो खामोश हुई और बड़ी शान से मुस्कुराई। मैं बहुत चक्का सा उसका मुंह देखता रहा। आपको मालूम ही होगा, आखिर कैपिटल लेटर्स में डिटेक्टिव है, कि दिल्ली शहर में कत्ल कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं। आए दिन कत्ल होते हैं, लेकिन तकरीबन केसेस में कातिल हाथ के हाथ गिरफ्तार हो जाता है। हमेशा तो नहीं। वो सौम्या विश्वनाथ वाला केस जो अपनी कार में गोली खाकर मरी पड़ी पाई गई थी, सजीव सिन्हा वाला केस जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के भीतर रनवे पर हिट एंड रन का शिकार हुई थी, वो नोएडा का आरूसी मर्डर केस है। मैंने भी हमेशा कब कहा, तकरीबन कहा कि नहीं कहा? क्या? जवाब दीजिए या कबूल कीजिए कि इतनी मामूली बात का जवाब देना आप पर भारी पड़ रहा है। कहा? क्या क्या कहा? तकरीबन कहा। किस बाबत तकरीबन कहा? अरे मर्डर केसेस की बाबत कहा, जो तकरीबन हाथ के हाथ हल हो जाते हैं, या बड़ी हद 48 घंटे में हल हो जाते हैं। इतने में अगर कातिल विद और विदाउट मेरे सर नहीं पकड़ा जाता तो फिर अमूमन पकड़ा ही नहीं जाता। तो कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ जवान दी मुझ कि कत्ल कम से कम ऐसा तो हो कि ब्लू लाइन के नीचे आकर मरने में और कत्ल होने में कोई फ़र्क दिखाई दे, कोई हैसियत दिखाई दे, कोई शान दिखाई दे। जैसे कोई बीवी का सताया हस्बैंड उसके ऑफिस में पहुंचे और दर्जनों दहशत में चीखते चिल्लाते ऑफिस वर्कर के सामने जेब से खंजर निकाले और उसकी सारी गोलियां बीवी के जिस्म में फिक्स डिपॉजिट कर दे, या आंधी तूफान की तरह अपने ससुराल में दाखिल हो, जेब से AK-47 निकाले और बीवी समेत सारे ससुरालियों के सर धड़ से अलग कर दे। ये होता है कत्ल। इसे कहते हैं कत्ल। या 100 गवाहों के सामने कोई अपने पार्टनर को वार्निंग दे कि अगर उसने गबन किया पैसा गले में वापस ना लौटाया तो वो गोश्त काटने वाली छुरी से उसकी लाश के 36 टुकड़े कर देगा, और ऐसा स्टेज सेट करेगा कि पुलिस का बड़े से बड़ा जासूस भी वारदात की तफ्तीश के बाद यही नतीजा निकालेगा कि पार्टनर ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या? खुद पर 36 बार छुरी चला के? एग्जैक्टली। तभी तो वारदात स्पेक्टेकुलर लगेगी और नेशनल बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी। ये भी कोई कत्ल हुआ आपके वाला कि घर आकर कुरियर ने चिट्ठी न थमाई, कातिल ने गोली खिला दी? बोलिए, हुआ? मैंने मंत्रमुग्ध भाव से इनकार में सिर हिलाया। आपका कत्ल भी कोई कत्ल है? मेरा कत्ल? क्या बकती है? सॉरी, आई मीन आपके वाला कत्ल, लक्की माई फुट खुराना का कत्ल। 1 रुपये में तो ऐसा कत्ल हल हो जाता है। 1 रुपये में? और क्या? वो कैसे? अरे किसी PCO से 100 नंबर पर कातिल की बाबत गुमनाम टेलीफोन कॉल लगाने में और कितने पैसे लगते हैं? कम से कम वो बात वो गलत नहीं कह रही थी। कितने ही केस पुलिस फ़ोन पर हासिल होने वाली गुमनाम टिप्स के आधार पर हल करती थी। कभी मुखबिर कातिल का पता देता था या कभी कातिल खुद ही अपने इकबाल जुर्म के साथ थाने हाजिर हो जाता था।
कभी कातिल की पक्की शिनाख्त करने वाले चश्मदीद गवाह उपलब्ध होते थे तो कभी कातिल मौका वारदात पर ही गिरफ्त में ले लिया जाता था। इन्हीं बातों के सदके पुलिस के उच्चाधिकारी बयान जारी करते थे कि 48 घंटे में केस हल हो जाएगा, कातिल पकड़ा जाएगा। बहुत कम केस ऐसे होते थे जो पुलिस के लिए कोई उलझन पैदा करते थे, और अमूमन जिस उलझन को पुलिस सुलझाने में नाकाम रहती थी तब केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता था। ज़्यादा चर्चे में आ जाता था तो सीबीआई को सौंप दिया जाता था। कहने का मतलब ये था कि पुलिस के पास जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए जरियों की कोई कमी नहीं होती थी। केस को डील करने की ये पुलिसिया प्रणाली पासिंग द बक कहलाती थी। फिर आपके खादिम की दाल रोटी मुर्गी विस्की भी तो उन्हीं केसों के सदके चलती थी जिससे पुलिस पल्ला झाड़ लेती थी या झाड़ना चाहती थी। पुलिस ही सब कुछ कर दिखाए तो यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस का रुख कौन करे। कत्ल में उतनी वैरायटी नहीं होती जितनी उसको हैंडल करने के पुलिस के तरीकों में होती है, हैंडलिंग के नतीजों में होती है। कुछ केस हल होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ बकौल पुलिस हो ही नहीं सकते, कुछ गलत होते हैं। यानी कि कातिल कोई होता है और इल्ज़ाम किसी और पर थुपता है। ऐसा कभी जुल्म के तहत होता है तो कभी रिश्वत के तहत। कुछ ऐसे होते हैं जो हल हो सकते हैं, लेकिन ओवरवर्क्ड पुलिस स्टाफ कोशिश नहीं करता, टाइम नहीं होता, सब नेताओं की रखवाली की ड्यूटी में ही सर्फ हो जाता है। एनफ ऑफ द स्मार्ट टॉक, मैं बोला। अब कोई संजीदा बात कहनी है तो कह, वरना दफ़ा हो। कहाँ दफ़ा हो? पिक्चर देखने चली जाऊं? अभी टाइम तो है लेट मैटिनी शो का। रजनी। ओके, वो संजीदा हुई। सुनिए। सुन रहा हूँ। विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन सर। यस, डैम यू। ओके, थैंक यू। तो आपके मौजूदा केस की बाबत पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाली नामकरण से कोई माँ बाप औलाद की तकदीर नहीं लिख सकते। लक्की नाम रखते वक्त क्या उन्होंने सोचा होगा कि बच्चा बड़ा होकर इतना अनलक्की निकलेगा कि भरी जवानी में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और दूसरे, ये वाकई हैरानी की बात है कि वो फैमिली बिजनेस को साफ साफ नापसंद करता था, फिर भी कंसल एंड कुकरेजा जैसी बड़ी नौकरी छोड़कर बाप की मर्जी के आगे नतमस्तक होता बाप के बार में आ बैठा। अब कोई काम बेवजह तो होता नहीं, यह होता है। वो क्वेश्चन ठिठकी फिर बोली, सर जवाब तो दीजिए। क्या? मैं हड़बड़ाया। मैंने कहा जवाब तो दीजिए। किस बात का? क्या पूछा? लो, पूछते हैं क्या पूछा मैंने पूछा कि क्या कोई काम बेवजह होता है? नहीं। सो देयर यू आर, वेयर आई एम। आपके लकी खुराना ने, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो काम किया तो किसी वजह से किया, बस इतनी सी तो बात है। अब जब रास्ता इस बंदिश अकरकंदी ने दिखा दिया है तो मंजिल पर तो आप पहुंच ही जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ माय डियर सर कि उस वजह का पता तो आप लगा ही लेंगे। आखिर इतने बड़े डिटेक्टिव हैं कि यूनिवर्सल खंगाल सकते हैं। ये तो महज दिल्ली की बात है। तू मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ा रही? मेरी मजाल नहीं हो सकती, शायद हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी कबूतर उड़ाना, पतंग उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मर्दाना काम है जो मर्दों को ही शोभा देता है, जो कि आप हैं, है ना? साबित करके दिखाऊं? मैं आंखें तरेरता बोला। नहीं, जुबानी ही बोल दीजिए, मुझे यकीन आ जाएगा। वैसे भी आपकी बात पर यकीन करना मेरा फ़र्ज़ है। आई बड़ी फ़र्ज़ वाली। वो होंठ दबाकर हंसी और तत्काल संजीदा हुई। वैसे बात पते की है तूने, दम है तेरी बात में। वो लड़का बाप के मुलाहिजे के बार में नहीं आ बैठा था। उसके उस कदम के पीछे कोई वजह थी, कोई ख़ास वजह थी। मैं उस वजह का पता लगा कर रहूँगा। शाबाश। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। क्या पता, वो जल्दी से बोली, वो वजह एक गुंडी भी खोल दे कि उसका कत्ल क्यों हुआ। मेरा मतलब है जिस कत्ल की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही उसकी वजह भी वो वजह ही हो। पुलिस कहती है कि वो एक लीड पर काम कर रही है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो लीड क्या है। आपके दोस्त इंस्पेक्टर यादव पहले तो कभी आपके साथ ऐसे पेश ना आए। ये इत्तेफाक भी पहली बार हुआ है कि कत्ल का ये केस इंस्पेक्टर यादव के हाथ में नहीं है। फिलहाल इसकी तफ्तीश पटेल नगर थाने के जगत सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर के हाथ में है। ओह, कैसी अजीब बात है कि अक्सर मुझे शिकायत होती थी कि हर उस कत्ल के केस में जिसमें मेरी दिलचस्पी होती थी इंस्पेक्टर यादव का दखल होता था। इस बार मुझे ये बात परेशान कर रही है कि लकी खुराना के कत्ल की तफ्तीश इंस्पेक्टर यादव के हाथ में क्यों नहीं है। मुझे आपसे हमदर्दी है। मेरे अहोभाग्य, आपकी हमदर्दी मुझे हासिल ना होती तो मेरा क्या होता बहन जी। बहन जी, वो मुदित मन से बोली। अम्मा, अब ये कार्ड पकड़। रौनक खुराना से हासिल हुआ विजिटिंग कार्ड मैंने उसे थमाया। ये रियल एस्टेट ब्रोकर्स की उस फर्म का कार्ड है जिसकी लकी खुराना मरहूम नौकरी करता था। फर्म का नाम मालिकान के नाम पर जान पड़ता है। यहाँ फ़ोन कर और किसी से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर। वजह पूछी तो क्या बताऊँ? यही कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मैं लकी खुराना के मर्डर की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ।
कर लेगी या ये बहुत मुश्किल काम है तेरे वास्ते? है तो मुश्किल ही, लेकिन आपकी खातिर जैसे भी होगा करना पड़ेगा। वो उठकर बाहर चली गई। पीछे मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद वो लौटी। कल सुबह 11 बजे वो बोली, फर्म के मैनेजिंग पार्टनर जग प्रवेश कंसल आपको रिसीव करेंगे। कल तो इतवार है, उनकी साप्ताहिक छुट्टी सोमवार को होती है। ओह। 22 पूसा रोड एक अत्याधुनिक भव्य 8 मंजिला इमारत निकली, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 4थी मंजिल पर था। 5 स्टार होटल जैसी सजावटी लॉबी से लिफ्ट पर सवार होकर मैं 4थी मंजिल पर पहुंचा और आगे वैसे ही सजावटी रिसेप्शन पर पहुंचा, जहाँ रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी करती खूबसूरत जगमग युवती भी रिसेप्शन के कीमती फर्नीचर के साथ ही सजाई हुई जान पड़ती थी। वो भी फर्नीचर की तरह ही शानदार तरीके से अपहोल्स्टर्ड थी और फर्नीचर वाले ही लेकर की पॉलिश उसकी चमकीली शक्ल पर हुई जान पड़ती थी। सुधीर कोहली, मैंने मुस्कुराते हुए अपना एक विजिटिंग कार्ड पेश किया। यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस फॉर मिस्टर कंसल। यू हैव एन अपॉइंटमेंट मिस्टर कोहली। जगमग मुस्कुराहट और खनखन आवाज कंधे सिकोड़ कर तनिक आगे को झुककर यूं मेरे से मुखातिब हुई कि बस निप्पल सी किसी तरह से दिखने से रह गए। आप नौजवान लड़की की सूरत की तारीफ कर सकते हैं, मैजेस्टिक कद की तारीफ कर सकते हैं, साई चाल की तारीफ कर सकते हैं, डैजलिंग स्माइल की तारीफ कर सकते हैं, मोतियों जैसे दांतों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसके क्लीवेज की तारीफ नहीं कर सकते। उसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये नहीं कह सकते, बीबी तेरा मम्मा बड़ा सोहना है। नौजवान लड़की को खूबसूरत कहो तो वो खुश होती है, सेक्सी कहो तो भी खुश होती है, लेकिन कोई उसे कहे कि जानबूझ के सजा के दिखाई गई अपनी क्लीवेज ढक ले या क्लीवेज की तारीफ करे तो भड़क कर कहती है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? यस आई हैव, मैं बोला, फॉर 11 o'clock। उसने एक मखमली अपॉइंटमेंट बुक खोलकर तस्दीक की और फिर मेरे कार्ड को और मुझे एक अपने जैसी लेकर से चमकाई अपने से बड़े पैर वाली युवती के हवाले कर दिया, जो मुझे कालीन बिछे एक गलियारे में चलाती उसके सिरे के दरवाजे पर लेकर आई। उसने दस्तक देकर अदब से दरवाज़ा खोला और बोला, मिस्टर कोहली सर। मैं भीतर दाखिल हुआ तो उसने मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपने आप को फिल्मों के सेट जैसे सजे एक ऑफिस में पाया। वहाँ ऑफिस टेबल इतनी बड़ी थी कि 4 आदमी आराम से उस पर सो सकते थे। उससे मैच करती चमड़ा मढ़ी एग्जीक्यूटिव चेयर भी राज सिंहासन की ही तर्ज पर बनी हुई थी। पीछे प्लेट ग्लास की विशाल विंडो थी, जिसके आगे तने अध खुले पर्दों में से नीचे व्यस्त पूषा रोड का दृश्य दिखाई दे रहा था। दाईं ओर एक विशाल डिस्प्ले टेबल थी, जिस पर ग्लास केस में सजा एक अति विस्तृत 4 मंजिला अति आधुनिक कॉम्प्लेक्स का मिनिएचर मॉडल रखा था। मॉडल के बेस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कंसल शॉपिंग मॉल। वेलकम मिस्टर कोहली। मेरी तवज्जो वापस एग्जीक्यूटिव चेयर की तरफ गई, जिस पर सूट बूट से सजा एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त सांवली रंगत और बारीक मूछों वाला गंजा उम्रदराज आदमी मौजूद था। तो ये था जग प्रवेश कंसल, मैनेजिंग पार्टनर कंसल एंड कुकरेजा। जरूर कुकरेजा भी उससे मैचिंग मॉडल का ही होगा। उसकी शक्ल साफ एक विलासी पुरुष जैसी जान पड़ती थी, जबकि वो न जवान था न हसीन था और ना कोई और उसमें नौजवानों वाली स्टैंडर्ड खूबी थी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता था, मर्द का आकर्षण तो कहीं और ही होता है। इसलिए तो जैकलिन कैनेडी एरिस्टोटल अनासिस की बीवी थी। इसलिए तो 80 साल के चैपलिन को फिर से पिता बनाने के लिए नौजवान ऊना मौजूद थी। इसलिए तो पद्मा लक्ष्मी को सलमान रुश्दी की चौथी बीवी बनना कबूल था। आपको सरेरा गंजे सिर, बैंगनी सूरत और मोटी तोंद वाले मर्द किसी परिचय हसीना के साथ चलते तो आम दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आपने किसी मर्द को किसी औरत के साथ चलते कभी नहीं देखा होगा जो काली कंठी हो, ठिगनी हो और जिसकी कमर का घेरा 48 इंच का हो। गुड मॉर्निंग सर, मैं मधुर स्वर में बोला। वेरी गुड मॉर्निंग। जो देख रहे हो वो मेरा सबसे बड़ा सपना है। शानदार सपना है। तामीर शुरू हो गई? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। कहाँ? अभी साइट फाइनल नहीं किया। 5-6 साइट अंडर कंसिडरेशन है। जल्द ही एक फाइनल हो जाएगा। आपको एडवांस मुबारकबाद। थैंक यू। प्लीज़ हैव अ सीट। मैं उसके सामने एक विजिटर चेयर्स पर बैठ गया। प्राइवेट डिटेक्टिव, वो विनोदपूर्ण स्वर में बोला। यस सर, मैं तनिक सिर नवाकर बोला। इन पर्सन। सुना तो था कि पीडी अब इंडिया में भी होने लगे थे, लेकिन आंखों से कोई कभी नहीं देखा था। अब देख लीजिए, कोई फीस भी नहीं है, जबकि आजकल कोई चीज़ फ्री हासिल नहीं। हा हा, हाउ इज़ बिजनेस? आप जैसा तो नहीं है, क्योंकि आप जैसे तो दिल्ली में 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे, जबकि मैं तो अपनी किस्म का बस एक ही हूँ। लाइक ताजमहल। यू सेड इट सर। बातों से तो खास दिल्ली वाली किस्म के जान पड़ते हो। आपने ठीक पहचाना है। ऐसी पहचान किसी खास दिल्ली वाली किस्म वाले की ही हो सकती है। बाय द वे, दिल्ली वाली किस्म कौन सी होती है?
आपको मालूम है, वरना आपने मुझे जाना ना होता, पहचाना ना होता। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। उसने सहमति में सिर हिलाया। अब बोलो, फिर बोला, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो क्या है कि डिटेक्टिव हो तो क्या मैं ये समझूं कि यहाँ भी कुछ डिटेक्ट करने आए हो? बात तो ऐसी ही है। मेरा मतलब है, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। ऐतराज़ होता तो क्या मैं तुमसे मिलना कबूल करता? यू आर राइट सर, एंड सो नाइस ऑफ यू सर। सर, आपको लकी खुराना के कत्ले की खबर तो लगी होगी। हाँ, आज का अखबार पढ़कर लगी। वो आपका मुलाजिम था? था ही कहना दुरुस्त है। मतलब? पहले था, अब नहीं था। अपनी मौत के वक्त नहीं था। वो नौबत आने से बहुत पहले से नहीं था। कितना पहले से? कोई महीने पहले से। जब था तो क्या था? सेल्समैन था। बस सेल्समैन था? और क्या होता? ऑर्डिनरी गार्डन वैरायटी ऑफ सेल्समैन, नथिंग स्पेशल। नो, नथिंग स्पेशल। कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने आपको अप्रोच नहीं किया? किया ना। मैं 10 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, तब जगत सिंह नाम का एक सब इंस्पेक्टर मेरे से पहले यहाँ मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था। आपने क्या बताया उसे? क्या बताया? कुछ भी ना बताया। कुछ मालूम होता तो बताता। मैं फर्म के एक सेल्समैन से कितना वाकिफ़ हो सकता था। ठीक, लिहाजा आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि क्यों उसका कत्ल हुआ, किसने उसका कत्ल किया? ना, कैसे होता, कहाँ से होता? आप उसके बारे में कतई कुछ नहीं जानते? क्या कहना चाहते हो? एक फर्म के मुलाजिम एक फैमिली की तरह होते हैं। ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी उनके बारे में ऐसा कुछ होता है जो दूसरों की जानकारी में आ जाता है। क्या होता है? सर, कोई बात, कोई वाकया हो जाता है जो अनायास ही जानकारी में आ जाता है। होता होगा ऐसा, लेकिन ऐसा होते होते होता है। या उसकी मुलाजमत इतनी लंबी नहीं चली थी कि जानकारी में आने लायक, काबिल गौर, काबिल तवज्जो कुछ होता। कितनी लंबी चली थी? क्या, कितना अरसा वो यहाँ मुलाजिम रहा था? कब से कब तक वो आपके एम्प्लॉयमेंट पे था? ऐसी बातों को ट्रैक रखना मेरा काम नहीं, किसी का तो होगा। उसने उस बात पर गौर किया। फिर उसने मेज़ की पैनल में कहीं लगा कॉल बेल का बटन दबाया, जिसके जवाब में वही युवती वहाँ प्रकट हुई जो मुझे वहाँ पहुँचा कर गई थी। कावेरी को बुलाओ, कंसल ने आदेश दिया, और साहब को कोई चाय वाय पिलाओ। नो थैंक यू, मैं तत्काल बोला। उसकी भवें उठी। ऐसी कर्टेसी मुझे तभी कबूल होती है जब वो मेरे हाजिरी भरते ही पेश हो। बाद में चैरिटी जान पड़ती है। एक चाय की प्याली के लिए मैं किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता। वो हक बकाया। उसने सख्त निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर बड़ी शिद्दत से नॉर्मल हुआ। सिर्फ कावेरी को बुलाओ, उसने आदेश दोहराया। युवती चली गई। बेअदबी भी दिल्ली वाली किस्म की क्वालिफिकेशन समझते हो? वो बोला। अदब की अपनी अपनी तर्जुमान होती है जनाब। कर्टेसी ना कबूल करने को आप बेअदबी समझते हैं तो मैं चाय पी लेता हूँ। अब क्या फ़ायदा? अब तो तुम ये काम मेरे ऊपर एहसान की तरह करोगे। आप मुझे ऐसा क्यों करने देते हैं? राइट, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। सो तभी शॉपिंग मॉल के मॉडल वाली टेबल के पीछे का एक बंद दरवाज़ा खुला। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगा होने की वजह से वो तुरंत बंद होने लगा, लेकिन जितनी देर वो चौखट से दूर रहा उतनी देर में मैंने नोट किया कि उसके पार भी एक सजा धजा लेकिन अपेक्षाकृत छोटा ऑफिस था। जिस युवती ने उस दरवाजे से, इंटरकनेक्टिंग डोर से भीतर कदम रखा, उसे मैंने फ़ौरन पहचाना। इसलिए पहचाना कि वो कोई भूलने वाली आइटम नहीं थी। तब से उसका अक्स मेरे जिस्म में चस्पा था जब मैंने उसे रौनक में लक्की के दोस्तों के उस ग्रुप में देखा था जो गाए बगाए लक्की से मिलने वहाँ आते थे और काफ़ी रौनक लगाकर जाते थे। क्लीवेज, क्लेवर, क्यूटी, वाह वाह। और काबिल तारीफ बात यह थी कि पहले दो युवतियों की तरह फर्नीचर जैसी अपॉलिस्टर्ड और फैक्ट्री फिनिश्ड नहीं थी। कावेरी कुकरेजा, कंसल ने परिचय दिया। माय एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। कुकरेजा? हेलो, मैं मधुर स्वर में बोला। और कावेरी, ये मिस्टर कोहली हैं, खुद को वन ऑफ द काइंड पीडी बताते हैं। पीडी? उसकी भवें उठी। पुरुषोत्तम दास? पुरुषोत्तम दास कोहली? पता नहीं ये उसने अपनी मासूमियत जताई थी या जानबूझकर ऐसा कहा था। अरे भाई, प्राइवेट डिटेक्टिव। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर कोहली। नेवर माइंड। न चाहते हुए भी मेरा लहजा खुश्क हो गया। साली जानती नहीं थी कि किससे पंगा ले रही थी। जानती नहीं थी उस जैसियों का मैं ब्रेकफास्ट करता था। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कावेरी, कंसल बोला। मिस्टर कोहली जानना चाहते हैं कि लकी खुराना कब और कितना अरसा हमारे यहाँ मुलाजिम रहा था। क्यों? होगी कोई वजह। इनके क्लाइंट को पुलिस की सलाहियत और काबिलियत पर एतबार नहीं होगा। बहरहाल हमारे से मदद की उम्मीद लेकर ये यहाँ आए हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इन्हें नाउम्मीद नहीं करना चाहिए। आप नहीं चाहती? मैं उसे अपलक देखता हुआ बोला कि लकी खुराना के कातिल को उसके किए की सज़ा मिले। क्या? वो हड़बड़ाई। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूँगी।
एग्जैक्टली। व्हाट एग्जैक्टली? आप भला ऐसा क्यों नहीं चाहेंगी? आप तो। मैं रिकॉर्ड चेक करके बताती हूँ, वो जल्दी से बोली। आती हूँ। लंबे डग भरती वो वहाँ से चली गई। सर, पीछे मैं कंसल से संबोधित हुआ। आज सुबह सब इंस्पेक्टर जगत सिंह की पूछताछ आप तक ही सीमित थी या इस बारे में उसने किसी और से भी बात की थी? कावेरी से की थी ना? वो बोला। मैडम मकतूल से अच्छी तरह से वाकिफ थी? अच्छी तरह से क्या मतलब? बकौल आपके, आप तो लक्की के बारे में कुछ जानते नहीं थे। क्या मैडम के साथ भी ऐसा ही था? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कावेरी का स्टाफ से सीधा वास्ता पड़ता है। क्योंकि खुद स्टाफ है। स्टाफ से बेहतर पोजीशन है कावेरी की, लेकिन मोटे तौर पर यही समझ लो, मैडम का फर्म के नाम के दूसरे हिस्से से कोई रिश्ता? कावेरी कुकरेजा की करीबी रिश्तेदार है। कुकरेजा अब इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा अब आप फर्म के सोल प्रोपराइटर हैं। नहीं, और भी पार्टनर है। मैं सबसे सीनियर हूँ, इसलिए मेरा दर्जा मैनेजिंग पार्टनर का है। आई सी। आप लत खुराना को जाती तौर पर भले ही ना जानते रहे हो, लेकिन यहाँ उसके कामकाज के बारे में तो जानते होंगे। सीधे नहीं तो उसकी बाबत रिपोर्ट तो आपको मिलती होगी। सेल्समैन का काम आखिर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। सेल्समैन सेल्स नहीं करेगा तो काहे का मैन होगा? उसने उस बात पर विचार किया। भाई फिर बोला, कुछ बिजनेस तो उसने फर्म के लिए मुहैया किया था, जो कि फर्म के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ था। फर्म के लिए हुआ था तो उसके लिए भी हुआ होगा। मेरा इशारा सेल्समैन की कमीशन की तरफ है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा। अच्छा नावा पीट रहा था वो यहाँ? क्या? ही वॉज मेकिंग गुड मनी। गुड मनी की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। तो उसकी कमाई मेकिंग गुड मनी के रेंज में आती थी या नहीं, ये तो वही बेहतर जानता था। बहरहाल कमाई तो उसे यहाँ से थी। इतनी की बहुत थोड़े से अरसे में फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद ली। इस बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं। उसकी यहाँ से रुखसती की वजह क्या थी? वजह का अंदाज़ा तो है मेरे को। क्या? अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता था। बार? रौनक? हाँ, शायद यही नाम था उसके फादर के बार का। क्या माजरा था? मेरी जानकारी कहती थी कि वो बार में मजबूरन रौनक खुराना की जिद पर जाकर बैठा था और उसके एम्प्लॉयर के मुताबिक वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए उसने नौकरी छोड़ी थी। तभी कावेरी एक बड़े से नोटपैड के साथ वापस लौटी। लकी खुराना ने पैड पर से पढ़कर उसने बताया, कोई 4 महीने कंसल्टेंट कुकरेजा के लिए काम किया था। जून के आखिरी हफ्ते तक वो यहाँ था। आज 30 नवंबर है। मैं बोला, यानी कि 5 महीने हो चुके हैं उसे यहाँ की मुलाजमत छोड़े हुए। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मेरे से परे देखती वो बोली। अपनी वहाँ की 4 महीने की मुलाजमत में उसने अपनी ऐसी औकात बना ली थी कि कीमती फ्लैट खरीद लिया था, उसे फर्निश करा लिया था, नई कार खरीद ली थी। हैरानी की बात थी। कावेरी कुकरेजा के नंगे जिस्म की कल्पना करता मैं इमारत से बाहर निकला और जाकर अपनी कार में सवार हुआ। न जाने क्यों मुझे बार बार एहसास होता रहा कि बरसातों में भले ही मैंने कावेरी को रौनक में लक्की के दोस्तों के ग्रुप में देखा था, लेकिन खास दोस्त वो लक्की की थी। उसकी बार में मौजूदगी बाकी गैंग की वजह से नहीं, लक्की की वजह से थी। इसलिए आज से कावेरी को लक्की के बारे में बहुत कुछ जानते होना चाहिए था। और वो ऊपर कंसल के ऑफिस में मेरे से निगाह मिलाते ही परे क्यों देखने लगती थी? क्या उसे अंदेशा था कि मैं निगाह से ही उसके लक्की से ताल्लुकात को, अगर ऐसे कोई ताल्लुकात थे, ये बात महज मेरी कल्पना की उड़ान नहीं थी, भांप सकता था? एक अहम बात जो मुझे वहाँ से मालूम हुई थी वो ये थी कि रौनक खुराना का ख्याल गलत था कि फैमिली बिजनेस से किनारा करके अपने बाप को नाउम्मीद करके वो वापस अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में चला गया था। एक बार नौकरी से बर्खास्तगी के बाद लक्की कंसल्टेंट कुकरेजा में लौटकर नहीं गया था। ये भी गलत था कि वो अपनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट छोड़कर रौनक में पहुंचा था। अभी ऊपर से तस्दीक हुई थी कि वो कंसल्टेंट कुकरेजा में कोई एग्जीक्यूटिव नहीं, मामूली सेल्समैन था। इतना मामूली कि फर्म का टॉप बॉस उसे ठीक से जानता तक नहीं था। रौनक खुराना ने कहा था कि बार छोड़कर लक्की सीधा रियल एस्टेट में चला गया था, जो कि उसका पुराना पसंदीदा धंधा था। इस बात से उसी ने ये गलत नतीजा निकाल लिया था कि जो नौकरी वो छोड़कर आया था उसी को उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया था, जबकि वो ऐसी किसी और फर्म की मुलाजमत में पहुंच गया हो सकता था। क्या ऐसा था या नहीं था, लेकिन हो तो बराबर सकता था। आखिर रियल एस्टेट ही वो धंधा था जिसका उसको छोटा मोटा तजुर्बा था और जिसमें उसका दिल लगता था। अब ये भी तफ्तीश का मुद्दा था कि सितंबर एंड में रौनक से किनारा करने के बाद के 2 महीने उसने कहाँ गुजारे थे और कावेरी कुकरेजा से उसके कैसे ताल्लुकात रहे थे। अब मेरा अगला पड़ाव फरीदाबाद था, जहाँ 2 बजे लक्की के अंतिम संस्कार के प्रोग्राम की मुझे खबर मिली थी। मथुरा रोड पर और आगे बदरपुर बॉर्डर पर मैं ट्रैफिक जाम में ऐसा फंसा कि शमशान घाट पहुंचने पर मैंने पाया कि लक्की की चिता को अग्नि दी जा चुकी थी और अंतिम यात्रा में शामिल होकर तकरीबन लोग वहां से जा चुके थे।
रौनक खुराना मुझे मिला तो पहले तो मुझे लगा कि दिन दहाड़े नशे में था, लेकिन बेटे के गम ने उसकी हालत वैसी स्लीप वॉकर जैसी कर दी हुई थी। उसकी बीवी शोभा जो कि व्हील चेयर पर थी उससे भी बुरे हाल में थी। मैंने बीवी के सामने जाकर हाथ जोड़े तो उसने सिर उठाकर सूनी निगाहों से मेरी तरफ देखा। खुराना जानता था कि मैं शोभा के नाम से ही वाकिफ था, कभी रूबरू उससे मिला नहीं था, इसलिए उसने मेरा परिचय दिया। वो कांपती बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ से बोले, अक्सर आपका जिक्र करते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया और दबे स्वर में बोला, मुझे लक्की की मौत का दिली अफसोस है। तत्काल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जिन्हें छुपाने के लिए उसने सिर झुका लिया और चेहरा पल्लू से ढक लिया। प्रभु की मर्जी हुई, पल्लू में से आती उसकी घुटी हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी, आपके शहर में कारें भी तो बहुत हैं और दिल्ली वाले चलाते भी तो इन्हें बहुत लापरवाही से हैं। मैंने हैरानी से रौनक खुराना की तरफ देखा। खुराना ने होठों पर उंगली रखी और फिर बाँह पकड़कर मुझे उससे परे ले गया। क्या बात है? मैं पूर्ववत हैरानी से बोला। कारों का जिक्र किस लिए? नेग्लिजेंट ड्राइविंग का जिक्र किस लिए? समझो यार, वो दयनीय भाव से बोला। क्या समझूं? कहीं आपने बीवी को ये तो नहीं बोला कि लक्की रोड एक्सीडेंट में मरा है? क्या करूं, मजबूरी थी। सच बोलता तो मेरी आंखों के सामने मर जाती, तो यहाँ 2 चिता जल रही होती। ये कोई छुपने वाली बात है? फिलहाल छुपी हुई है। फिलहाल भी कैसे छुपी हुई है? अखबार नहीं पढ़ती? पढ़ नहीं पाती, निगाह में भी तो नुक्स है। ओह, और टीवी में कुछ आया नहीं? बाद में पता लगेगा तो। बाद में ना कोहली, वक्त बड़े बड़े गम भुला देता है। खुराना साहब, गलत किया, ज़रूरी किया, मजबूरी ने कराया। उसको असलियत बताना औलाद की जवान मौत के सदमे को दोबाला करना होता। इसकी बहन आई हुई है, कल सुबह ही वो इसे अपने साथ सोलन ले जाएगी। बहन को मैंने बोल दिया है कि वो लक्की के जिक्र से ही परहेज रखे। अब ये किस्सा छोड़ो और बताओ, कुछ किया? जिक्र के काबिल कुछ हुआ? मैं पूसा रोड कंसल एंड कुकरेजा के ऑफिस में गया था। मैं एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कहाँ गया था? लक्की के ऑफिस में, जिसका कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, जहाँ लक्की काम करता था। नहीं करता था? क्या? आपके फैमिली बिजनेस से किनारा करने के बाद वो वहाँ अपनी पुरानी मुलाजमत में वापस नहीं लौटा था? क्या कह रहे हो? वो तो कहता था। वो नहीं कहता था, आपने ऐसा समझा था। बात को जहाँ तक मैं समझाऊँ, उससे यही जान पड़ता है कि उसने अपनी रियल एस्टेट के धंधे में दिलचस्पी पर जोर दिया था और आप कूदकर इस नतीजे पर पहुँच गए कि कंसल एंड कुकरेजा को छोड़कर वो रौनक में आया था और अब रौनक को छोड़कर वो वापस वहाँ चला गया था। असल में ऐसा नहीं था। नहीं था। बरसातों से पहले उसने सिर्फ 4 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून कंसल एंड कुकरेजा में नौकरी की थी। वापस वहाँ नहीं गया था? नहीं गया था, ये कंफर्म बात है। टॉप बॉस ने कंफर्म की है। तो कहाँ गया था? 2 महीने क्या करता रहा था? अभी नहीं मालूम, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ भी ना करता रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक में टिका रहना क्या खाली फिरने से भी बुरा था? तफ्तीश का मुद्दा है तो करना तफ्तीश मेरे भाई। कर रहा हूँ, यकीन कीजिए मेरा। वो खामोश रहा। हर काम ने होते होते ही होना होता है। आई अंडरस्टैंड, सॉरी, नेवर माइंड। तो मैं चलूँ? चले जाना, एक बात सुनते जाओ, शायद तुम्हारी तफ्तीश को उससे कोई मदद मिले। ऐसी क्या बात है? लकी का पंजाब नेशनल बैंक की करोल बाग ब्रांच में अकाउंट था। अच्छा? हाँ, मेरी मौजूदगी में अकाउंट की पड़ताल की गई थी। पड़ताल किसने की? सब इंस्पेक्टर जगत सिंह ने, क्योंकि लक्की के केस की तफ्तीश उसके हाथ में है। हाँ, क्या हुई तफ्तीश? क्या नतीजा निकला? एक टाइम लक्की के खाते में 90 लाख रुपए जमा थे। क्या कह रहे हैं? हैरानी की क्या बात है? बड़ी जॉब थी उसकी, बड़ा एग्जीक्यूटिव था वो। अब मैं शमशान घाट में लक्की की चिता के सिरहाने खड़ा होकर उसे कैसे बताता कि न लक्की की जॉब बड़ी थी, न वो एग्जीक्यूटिव बड़ा था। वो एक मामूली सेल्समैन था जो अपनी मामूली नौकरी में महज 4 महीने टिका था। अकाउंट कितना पुराना था? मैंने पूछा। ज़्यादा पुराना नहीं था, इसी अप्रैल में खोला गया था। इतनी बड़ी रकम पता चला कि बैंक में जमा कराने के लिए उसके पास कहाँ से आई? नहीं, रकम के साइज पर सब इंस्पेक्टर ने कोई हैरानी न जाहिर की। हैरानी की क्या बात है? जाहिर है कि उसने कमाई, कंसल एंड कुकरेजा से कमाई। वो बड़ी फर्म है। लड़का, उसके स्वर में फिर अभिमान का पुट आया, बड़ी फर्म का बड़ा एग्जीक्यूटिव था। खुराना साहब, बड़े एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह का भी कोई और छोर होता है। तनख्वाह का ना, कमीशन का तो नहीं होता। बड़े सेल्स एग्जीक्यूटिव की बड़ी कमीशन का तो नहीं होता। बिग डील बिग कमीशन, बिगर डील बिगर कमीशन। नो? यस। ऐसे ही तो फ्लैट ना खरीद लिया, फर्निशिंग ना खरीद ली, कार ना खरीद ली। यहाँ सिगरेट पीना मुनासिब होगा? होगा। एक मुझे भी दो। हम दोनों ने सिगरेट सुलगाए।
आपने कहा था, फिर मैं बोला कि इस बात से मेरी तफ्तीश को कोई मदद मिल सकती थी। कहा था ना, ये बात कत्ल का उद्देश्य हो सकती है। आपका इशारा लूट की तरफ है। किसी को मालूम था लक्की के पल्ले बड़ी रकम थी। किसी ने उस रकम पर काबिज होने के लिए लक्की का खून किया। क्या नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन रकम तो बैंक में जमा थी। कातिल को ये बात नहीं मालूम होगी। खून से हाथ रंग चुका होगा तो मालूम हुई होगी। ठीक। वापसी के सफ़र में एक ही बात हथौड़ी की तरह निरंतर मेरे जहन में बजती रही। 90 लाख लक्की के बैंक अकाउंट में एक मुश्त जमा। 90 लाख। तो दोस्तों, ये था प्यादा नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।